हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आज के सेशन में सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि हम एडजेक्टिव के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज बहुत सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एडजेक्टिव्स टॉपिक के ही हम बहुत सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्साइटेड? चलिए, तो एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी स्टे positive throughout the session. Please help me stay away from all the distractions and please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चंस हम आज के सेशन में करेंगे, जिससे हमने अभी तक एडजेक्टिव्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएं और हम कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें एडजेक्टिव में एरर हो उसको हम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है? हाउस द जोश एवरीवन? आई होप इट इज एक्सट्रीमली हाई। यस, बहुत मजा आने वाला है सेशन में, बहुत हम इंजॉय करने वाले। चलो पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है कि जनरली अगर आपने देखा होगा तो हमने एक चीज पढ़ी है। वो क्या पढ़ी है कि वर्ब के बारे में जो शब्द बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो क्या होता है? वो आपका एडजेक्टिव होता है ना? तो अगर मैंने बोला कि शी इज ब्यूटिफुल, ध्यान से देखना बेटा इस कॉन्सेप्ट को, कि वो बहुत सुंदर है, तो शी क्या था? एक प्रोनाउन था। प्रोनाउन के बारे में जिस शब्द ने बताया, ब्यूटिफुल ने बताया, वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मैंने लिखा शी राइट्स स्लोली, वो हौले हौले लिखती है, वो धीरे धीरे लिखती है। तो कैसे लिखती है? स्लोली लिखती है। तो राइट क्या थी? वर्ब थी, और वर्ब के बारे में जो शब्द बताता था वो एडवर्ब था। तो स्लोली क्या हो गया? तो स्लोली आपका एडवर्ब हो गया। तो ये तो हमारा था कॉन्सेप्ट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि हमारी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, क्या हमारी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके आगे हम एडवर्ब नहीं लगाते हैं। जिन वर्ब्स के आगे हम क्या लगाते हैं? जिन वर्ब्स के आगे हम एडजेक्टिव लगाते हैं। तो कुछ वर्ब्स ऐसी जिनके आगे हम एडवर्ब नहीं लगाएंगे, जिनके आगे हम क्या लगाएंगे? जिनके आगे हम एडजेक्टिव लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लुक, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा शी लुक्स। अब बताओ ब्यूटिफुली लिखूं या ब्यूटिफुल लिखूं? शी लुक्स ब्यूटिफुल। तो मैंने इसके आगे एडवर्ब नहीं लगाया, मैंने इसके आगे क्या लगाया? एडजेक्टिव लगाया। अपीयर, इट अपीयर्स ब्यूटिफुल। शी सीम्स ब्यूटिफुल। इट फील्स ग्रेटली, नहीं ग्रेट। शी इज ब्यूटिफुल। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये होती है हमारी बीई की वर्ब्स। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम बी की वर्ब्स। बिकम, गेट, टेस्ट, स्मेल, जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं, कौन कौन से सेंसेस होते हैं? टेस्ट करने का सेंस, स्मेल करने का सेंस, सुनने का सेंस, साउंड करने का सेंस, दिखने का सेंस, फील करने का सेंस। तो जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जिससे हम फील कर पाते हैं चीजों को। उनके आगे क्या लगाते हैं? उनके आगे हम एडजेक्टिव लगाते हैं, उनके आगे हम एडवर्ब नहीं लगाते हैं।
क्लियर? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वैसे तो देखो एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले आता है ना? तो मैंने लिखा पुअर पीपल, तो पीपल क्या था? पीपल नाउन था। इस नाउन के बारे में जो वर्ड बता रहा था वो एडजेक्टिव था पुअर। लेकिन पुअर पीपल को लिखने का एक और तरीका होता है, और वो क्या होता है कि उस एडजेक्टिव के साथ आप द लगा दो, द पुअर। तो द पुअर का मतलब भी क्या होता है? द पुअर का मतलब भी पुअर पीपल ही होता है। द रिच का मतलब क्या होता है? द रिच का मतलब रिच पीपल होता है। द ब्रेव का मतलब क्या होता है? ब्रेव मीन्स बहादुर। तो द ब्रेव का मतलब क्या होता है? द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग होता है। तो ये जो द पुअर है, द रिच है, द ब्रेव है, इनका मतलब पीपल से ही है। पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोग। तो इसका मतलब इनके आगे जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? इनके आगे जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को दिखा रहे होते हैं, ये पूरे के पूरे ग्रुप को दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जल्दी से इन तीनों सेंटेंसेस को ठीक करके मुझे बताओ। द पुअर, तो जो पुअर लोग हैं, पीपल की बात हो रही है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। द पुअर आर स्ट्रगलिंग, पुअर स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक एंड्स मीट। टू मेक एंड्स मीट का मतलब क्या है? अपने खर्चों का वो पूरा कर सकें, अपने खर्चे उठा सकें, बेयरली जी सकें इस इकोनॉमी में। दी एल्डरली में सारे के सारे बूढ़े लोग, तो ये फेसेस नहीं, प्लूरल आएगा, फेस आएगा। दी होमलेस मीन्स जिनके पास घर नहीं है, प्लूरल वर्ब आएगी, मतलब क्या आएगा? नीड, उनको सपोर्ट चाहिए कम्युनिटी से। अच्छा, किसी को एल्डरली एडवर्ब तो नहीं लग रहा ना? सभी को पता है ना एल्डरली क्या होता है? एल्डरली एक एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब नहीं होता है। क्लियर सभी को? अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक साथ आ जाते हैं, 10-15 एडजेक्टिव्स एक साथ आ गए, या 6-7 जितने भी एडजेक्टिव्स हैं एक साथ आ गए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एडजेक्टिव पहले लगाना है, कौन सा एडजेक्टिव बाद में लगाना है? तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एडजेक्टिव पहले लगाना है, कौन सा एडजेक्टिव बाद में लगाना है? तो इसका एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आप कैसे याद करोगे? वो आप याद करोगे ओसेस्कॉम्प से। ओसेस्कॉम्प क्या कहता है? ओसेस्कॉम्प कहता है कि आपको उस चीज को लेकर नजरिया क्या है आपका, आपके हिसाब से वो चीज सुंदर है, भद्दी है, बुरी है, अच्छी है। आप अपने पहले, सबसे पहले अपना नजरिया बताओ उस चीज को लेके। तो नजरिया क्या है आपको लेके आपका? कि वो ब्यूटीफुल है। तो आप सबसे पहले नजरिया बताओगे अपना, मतलब आपको वो चीज कैसी लगती है। उसके बाद आप बताओगे कि वो जो चीज है उसका साइज क्या है, वो बड़ी है या छोटी है, उसका साइज क्या है। तो आपने क्या बताया? उसका साइज बताया कि वो कैसी है, वो छोटी है। उसके बाद आप क्या बताओगे? उसके बाद बताओगे आप उसकी एज, कि उसकी एज कैसी है, वो अभी नई है, पुरानी है, यंग है, बूढ़ी है। तो सबसे पहले उसके बाद क्या बताओगे? उसकी एज। तो आपने क्या किया? उसके बाद उसकी एज बताई कि वो कैसी है, यंग है। फिर उसके बाद क्या बताओगे? उसकी शेप कैसी है, तो आपने शेप बताई। उसके बाद उसका कलर बताओगे, तो आपने कलर बताया। उसके बाद आप क्या बताओगे कि ओरिजिन क्या है, वो कहाँ की है, इंडिया की है, अमेरिका की है, कहाँ की है वो। तो उसके बाद आपने ओरिजिन बताया, फ्रेंच। फिर आप बताओगे किस सामान की बनी हुई है वो, किस मटेरियल की है। इसका मतलब क्या बताओगे? वुडन है, मेटल की है, कैसी है। आपने क्या बताया? वुडन है। उसके बाद आप बताओगे उसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, आप उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हो। तो आपने क्या बताया? कि आप उसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हो। फिर डेकोरेटिव, और लास्ट में आप क्या लिख दोगे? उसका नाम लिख दो। तो क्या सभी को समझ में आया कि जब भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स को हम अरेंज करते हैं, हम उन एडजेक्टिव्स को कैसे अरेंज करते हैं? हम उनको इसके हिसाब से अरेंज करते हैं, ओसेस कॉम्प। चलो अब इसमें मुझे एरर बताओ। ये सेकेंड सेंटेंस में एक छोटी सी एरर है, जल्दी से मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ क्या एरर है। सबसे पहले ओपिनियन, तो इसमें कोई ओपिनियन तो है ही नहीं।
उसके बाद साइज, साइज है लार्ज, सबसे पहले क्या आएगा, लार्ज आएगा। उसके बाद एज, एज में बूढ़ा है तो ओल्ड आएगा। अच्छा, ओल्ड और एंशियंट दोनों सेम ही है। ओल्ड है या एंशियंट है कहने से सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है दोनों शब्दों का मीनिंग एक ही है भाई, तो क्यों लिखा है भाई, तो एक को ही लिख दो। चलो हमने ओल्ड लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, शेप, शेप कैसी है, स्क्वायर है। उसके बाद कलर, कलर रेड है। ऑरिजिन जापानीज है। मटेरियल मेटेलिक है। काम क्या है, फंक्शनल है, स्कल्पचर। बाकी सब कुछ सही था, बस या तो इस ओल्ड को हटा दो या फिर क्या करो, इस एंशिएंट को हटा के इसकी जगह ओल्ड लिख दो। क्लियर सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज मैंने एडिटोरियल की क्लास में भी आपको बताया था। जब भी आप एक नाउन को, जब भी आप किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो तो वो नाउन हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में आता है, क्योंकि एडजेक्टिव का तो कोई प्लूरल होता ही नहीं है। तो जब भी आप किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो आप हमेशा उसको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करोगे, वो कभी भी अपने प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। आईज, कलर गलत है। कलर नाउन है तो आईज यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो आईज नहीं आई कलर आएगा। सिटीज, पार्क गलत है, क्या होगा, सिटी पार्क। माउंटेन्स, रेंज गलत है, क्या होगा, माउंटेन रेंज। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें एरर आई थी फिंगर्स बोल, उसमें ये एरर थी। फिंगर्स बोल क्या होता है, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो उसके बाद आपको एक कटोरी में नींबू और गर्म पानी डाल के देते हैं जिससे कि आप अपने हैंड्स को क्लीन कर सको। तो फिंगर्स बोल क्या है, गलत है, क्या होगा, फिंगर बोल। तो जब भी किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो हमेशा हम उसको किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में यूज करते हैं, हमेशा हम उसको उसके सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। कोई परेशानी किसी को इस कॉन्सेप्ट में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ये वाला कॉन्सेप्ट भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का भी एक हिस्सा है। ये हमेशा याद रखना कि जो ऑल होता है, ऑल मीन्स सब, जो बोथ होता है, आप ऑल और बोथ को सबसे पहले लगाते हो और उसके बाद आप कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाते हो। मतलब इसके बाद माई लगाओगे, इसके बाद हर लगाओगे, इसके बाद हिज लगाओगे, इसके बाद योर लगाओगे, इसके बाद देयर लगाओगे, इसके बाद आर लगाओगे। आप इन दोनों शब्दों से पहले नहीं लगा सकते इन शब्दों को। मतलब ऑल और बोथ जो है हमेशा क्या होता है, ऑल और बोथ हमेशा पहले आते हैं, और ये सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हमेशा कहाँ आते हैं, ये सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हमेशा ऑल और बोथ के बाद में आते हैं। तो अपने आप समझ में आ रहा है, माय ऑल नहीं, ऑल माय। हर ऑल नहीं, ऑल हर। हिज बोथ नहीं, बोथ हिज। तो ऑल माय फ्रेंड्स एंजॉयड द पार्टी, ऑल हर एफर्ट्स पेड ऑफ इन द एंड। जितनी भी उसने कोशिशें की थी सबका उसे रिजल्ट मिला। बोथ हिज पेरेंट्स अटेंडेड द ग्रेजुएशन सेरेमनी, उसके दोनों ही पेरेंट्स ने ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड किया। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी आपको शब्द टाइम्स लिखा हो। अच्छा, टाइम्स का मतलब ही होता है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, वो 2 गुना है, वो 3 गुना है, वो 4 गुना है, वो 5 गुना है, वो 6 गुना है। इसका मतलब क्या है, टाइम्स का मतलब ही है कंपैरिजन करना। तो अगर कंपैरिजन करना टाइम्स का मतलब ही है तो क्या इसके आगे कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे? अगर टाइम्स का मतलब ही है कंपैरिजन करना तो क्या इसके आगे कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो 3 टाइम्स अगर हार्डर लिखा हो तो क्या है, गलत है। 3 टाइम्स एज हार्ड एज, पॉजिटिव डिग्री लगाओगे। 5 टाइम्स अगर फास्टर लिखा हो, गलत है। 5 टाइम्स एज फास्ट एज, तो नई गाड़ी 5 टाइम तेज है पुरानी वाली से। ये जो प्रोजेक्ट है वो 3 गुना मुश्किल है पुराने वाले से। तो जब भी जब भी टाइम्स लिखा होता है कभी भी हम उसके आगे कंपैरेटिव डिग्री को नहीं लगाते हैं। मैम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स याद कैसे होंगे? आपको टेंशन नहीं लेना, आप बस समझते हुए चलो। जब मैं एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस कराऊंगी ना
तो एक एक कॉन्सेप्ट बहुत बहुत बार रिपीट होगा इधर के क्वेश्चंस में। ग्रामर के कॉन्सेप्ट को याद करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ एक बार सुन लो, एक बार समझ लो, याद करने की कोशिश मत करो, सिर्फ सुन के समझने की कोशिश करो। जब हम एडो डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे तो बार बार कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, एक बार कॉन्सेप्ट सामने आएगा, 2 बार सामने आएगा, 3 बार सामने आएगा, 4 बार सामने आएगा, 5वीं बार सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यही तरीका होता है ग्रामर को करने का, यही तरीका होता है वोकैबुलरी को करने का। सिर्फ रीडिंग करके समझते हुए जाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगले कॉन्सेप्ट्स क्या है, कुछ कुछ एडजेक्टिव्स हैं उनके बीच के डिफरेंस को सीखते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो सबसे पहले इल। इल के 2 मतलब होते हैं। एक तो इल का मीनिंग होता है खराब और एक इल का मीनिंग होता है बीमार। इल के 2 मतलब होते हैं, एक मीनिंग होता है खराब और एक मीनिंग होता है बीमार। तो अगर हम किसी इल को नाउन से पहले लगा रहे हैं, या मुझे ना फीलिंग गंदी आ रही है इसको देख के, इल फीलिंग हो रही है मुझे, तो जब भी हम किसी नाउन से पहले इल को लगाते हैं तो इल का मतलब बीमार नहीं होता। तब क्या होता है, इल का मीनिंग बैड। और इंसानों से पहले इल नहीं लगा सकते। इल को आप पर्सन से पहले नहीं लगा सकते, इल को आप फीलिंग से पहले ही लगाते हो और उस केस में मीनिंग क्या हो जाता है, बैड। हाँ, इल मैनर्ड मीन्स खराब उसके मैनर्स है। लेकिन जब इल को आप किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में लगाते हो या किसी वर्ब के बाद में लगाते हो तो इल का मीनिंग होता है बीमार। शी फेल इल, इसका मतलब क्या है, वो बीमार पड़ गई सी फूड खाने में। इल है तो एडजेक्टिव ही, इल है तो एडजेक्टिव ही, लेकिन 2 अलग अलग यूज है। पहला यूज है खराब और दूसरा यूज है बीमार। जब किसी इंसान के बाद लगाओगे, उसकी वर्ब के बाद लगाओगे तो उसका मीनिंग है बीमार, और किसी अगर नाउन से पहले लगाओगे तो उसका मीनिंग है खराब। क्लियर है सभी को? हाँ, इल टेम्पर्ड, इल मैनर्ड, इल फीलिंग, तो यहाँ पे इल का मतलब बीमार नहीं है, यहाँ पे इल का मीनिंग खराब है। चलो अगला डिफरेंस देखते हैं ओल्डर और एल्डर में। यहां से भी बहुत बार कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ओल्डर और एल्डर दोनों का मीनिंग क्या होता है, बड़ा। सबसे पहले तो ये याद रखो कि ओल्डर के साथ और एल्डर से दोनों से देन लगता है। कभी कभी बच्चों को ऐसा याद हो जाता है, पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम ओल्डर के साथ टू लगा दो या एल्डर के साथ टू लगा दो। नहीं, टू उनके साथ लगता है जिसके लास्ट में IOR आता है, तो इनके लास्ट में कोई IOR नहीं है। तो सबसे पहले तो ये याद रखो बेटा कि ओल्डर और एल्डर दोनों के साथ क्या लगेगा, दोनों के साथ देन लगेगा। इन वालों के साथ टू लगता है। अच्छा, दूसरी बात, इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन दोनों में फर्क होता है कि जब भी हम किस चीज की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं उम्र की, किसकी बात करते हैं, एज की, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है ओल्डर। तो जब भी हम उम्र की बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ओल्डर लगाएंगे। अच्छा, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, रिश्ते की बात कर रहे हैं कि रिश्ते में ये बड़ा है, रिलेशंस की बात कर रहे हैं कि रिश्ते में ये बड़ा है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, उस केस में हम एल्डर लगाते हैं। ये रिश्ते में बड़ा भाई है या रिश्ता इसका ऐसा है, रिश्ते में ये बड़ा है, तो क्या लगाओगे, एल्डर। तो शी इज ओल्डर देन हर ब्रदर, वो अपने भाई से बड़ी है। यहां पे हम एज की बात कर रहे हैं कि उसकी जो एज है वो अपने भाई की एज से ज्यादा है। ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ही इज द एल्डर ऑफ द 2 सिबलिंग्स, दोनों भाइयों में वो बड़ा वाला भाई है। तो हम ये नहीं बात कर रहे कि उसकी एज ज्यादा है उसकी एज कम है, बता रहे हैं दोनों भाइयों में रिश्ता किसका क्या है। तो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, तो दोनों के हम रिश्ते बता रहे हैं। तो उस केस में हमने क्या यूज किया, एल्डर यूज किया। तो जब भी हम रिश्तों की बात करते हैं तो हम एल्डर लगाते हैं, और जब भी हम नॉर्मल एज की बात करते हैं, फिर ऐसी जगह बात करते हैं जहां कोई रिश्ता ही नहीं है, वहां हम क्या लगाते हैं, वहां हम ओल्डर लगाते हैं। कोई परेशानी? अब एक बच्चे का डाउट यहाँ पे क्या है कि मैम यहाँ पे एज तो बड़ी ही होगी ना, दोनों भाइयों में वो बड़ी एज का है। चलो मुझे ऐसे बताओ, इसकी हिंदी कर लो तो और आसान हो जाएगा। आप सेंटेंस क्या बनाओगे,
कि दोनों भाइयों में उसकी एज, वो एज का बड़ा वाला भाई है या दोनों भाइयों में वो बड़ा भाई है। हिंदी से कर लो चलो इसको, दोनों भाइयों में वो बड़ा भाई है या दोनों भाइयों में वो एज उसकी ज्यादा है। नहीं, दोनों भाइयों में वो बड़ा भाई है, मतलब हम रिश्ता बता रहे हैं कि वो उसका बड़ा भाई का रिश्ता है। तो जब भी हम रिश्ते की बात करते हैं हम क्या लगाते हैं, एल्डर। क्लियर। अब यहाँ पे उसके भाई से उसकी एज ज्यादा है या उसके भाई से उसका रिश्ता ज्यादा है, बताओ। इसकी भी हिंदी कर लो, हिंदी से समझ में आ जाएगा आसानी से। उसके भाई से उसकी एज ज्यादा है या उसके भाई से उसका रिश्ता ज्यादा है, एज ज्यादा है, तो क्या लगाया यहाँ पे, ओल्डर लगाया। नाउ इज इट क्लियर एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ईच और एवरी का। ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है। एक छोटा सा डिफरेंस जो यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी ऐड किया है कि हमेशा याद रखना, जब हम एक एक इंसान को अलग अलग करके बात कर रहे होते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो जब हम इंसान को एक एक करके बात कर रहे होते हैं तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, उस केस में हम ईच लगाते हैं। जब हम सबकी बात कर रहे होते हैं और तब भी हम अलग अलग तो कर रहे हैं बट हम सबकी एज अ होल बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या लगाते हैं उस केस में, उस केस में हम एवरी लगाते हैं। तो ध्यान से देखना, तो जब भी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स मैं सबकी बात कर रही हूँ एक साथ, नियरली मीन्स सबकी बात कर रही हूँ मैं एक साथ, प्रैक्टिकली सबकी बात कर रही हूँ, विदाउट एक्सेप्शन सबकी बात कर रही हूँ एक साथ, तो इन सारे शब्दों के साथ क्या लगाते हैं, इनको आप याद भी कर सकते हो कि इन सारे शब्दों के साथ हम एवरी लगाते हैं। इन सारे शब्दों के साथ हम ईच नहीं लगा सकते। तो ऑलमोस्ट ईच स्टूडेंट गलत है, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, मैं सबकी बात कर रही हूँ एक बार में। विदाउट एक्सेप्शन मीन्स बिना कोई एक्सेप्शन के हर इंसान ने, तो मैं सबकी बात कर रही हूँ एक बार में कि हर इंसान आया, तो हम यहाँ पे ईच नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एवरी। विदाउट एक्सेप्शन एवरी पर्सन अटेंडेड द मीटिंग, तो बिना किसी एक्सेप्शन के हर इंसान ने क्या किया, मीटिंग को अटेंड किया। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो सबको एक बार में ले लेते हैं, इन सबके साथ एवरी लगता है। कोई परेशानी? अगले पे आते हैं, अदर और अनदर में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, अदर और अनदर में मतलब क्या होता है, अदर तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो चीजें हैं, हमने पहले की बात कर ली है और उसके बाद हम दूसरी की बात कर रहे हैं। मतलब एक ही ग्रुप में हमने एक की बात कर ली है और उसके बाद हम दूसरे की बात कर रहे हैं, तब हम उस केस में क्या लगाते हैं, तब हम उस केस में अदर लगाते हैं। तो अदर जो है सेम ग्रुप या सेम कैटेगरी के ही दूसरे इंसान के लिए यूज होता है। मेरे पास दो किताबें हैं, पहली रेड है और दूसरी ब्लू है, तो अदर का मतलब क्या होता है, दूसरा उसी ग्रुप के अंदर। अनदर हम तब लगाते हैं जब हम कोई नई चीज को ऐड कर रहे होते हैं, जब हमने उस नई चीज के बारे में कोई मेंशन नहीं किया होता, हम अचानक से उस नई चीज को ऐड कर रहे होते हैं, उस केस में हम क्या लगाते हैं, उस केस में हम अनदर लगाते हैं। तो अनदर किस केस में लगाते हैं, एडिशनल चीज जब हम ऐड कर रहे होते हैं। तो मेरा एक काम हो गया है, अब मुझे दूसरा शुरू करना है, तो यहाँ पे मैंने दूसरे की बात करी लेकिन मैंने इसके बारे में पहले कहीं बात नहीं की हुई थी, ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, तब हम क्या लगाते हैं, अनदर लगाते हैं। क्या डिफरेंस क्लियर है सभी को, अदर और अनदर में? अभी ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही हूँ ना, इनका एप्लीकेशन करेंगे क्वेश्चंस में, तब जाके और क्लियर हो जाएगा। अगली चीज, जब भी हम अदर लगाते हैं उससे पहले हम दा जरूर लगाते हैं। कोई मुझे बता सकता है ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों आया? हर कॉन्सेप्ट के आने के पीछे कारण होता है। इसके आने के पीछे क्या कारण है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि अदर को मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ। अदर कब लगाते हैं, जब मैं उसको ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुकी हूँ या वो दोनों सेम कैटेगरी के हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब आप किसी चीज को मेंशन कर चुकी हो तो इसका मतलब उससे पहले क्या लगाओगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाओगे।
अभी जब हम आर्टिकल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इस चीज को और गहराई में पढ़ेंगे। किसी चीज को मेंशन नहीं किया हुआ है पहले, वो बिल्कुल नहीं है, तो कौन सा आर्टिकल लगता है? इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? अ या फिर एन होता है। तो आई प्रेफर दिस शर्ट टू द अदर शर्ट। उसने एक बुक चेक करी ओवर द अदर बुक्स। तो जब भी हम अदर लगाते हैं उससे पहले हमने क्या लगाना होता है? हमने आर्टिकल द लगाना होता है। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं। वैसे एक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में बहुत बार आता है, फर्दर और फार्दर में डिफरेंस क्या होता है? तो फार्दर किसके लिए यूज करते हैं? फार, नदियों पार। फार मीन्स बहुत दूर। तो ये फार्दर क्या दिखाता है? डिस्टेंस दिखाता है, और भी आगे। फर्दर क्या दिखाता है? कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है। तो यार और डिटेल्स दे दो भाई, फर्दर डिटेल्स दे दो, एडिशनल डिटेल्स दे दो। मुझे कोई दूर दिख नहीं रहा, माउंटेन्स आ रहे हैं, मुझे दूर दिख नहीं रहा। तो फार्दर क्या दिखाता है? डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। और फर्दर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। अगला, लेटर और लैटर में क्या डिफरेंस होता है भाई? तो लेटर क्या बताता है? टाइम बताता है, बाद में, या मैं बाद में आऊंगा यार, वो आई विल मीट यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा यार। तो लेटर क्या बताता है? बाद में। लेटर टाइम बताता है। लैटर क्या होता है? दो होते हैं। जैसे दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट वाले को बोलते हैं फॉर्मर, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? लैटर। तो दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो फॉर्मर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। और लेटर कौन सा हो गया? दूसरा वाला, दैट इज ऑप्शन बी। तो लेटर का मीनिंग क्या होता है? सेकेंड ऑफ टू थिंग्स। दो चीजें जिनका नाम दिया हुआ है उनमें से जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? वो लेटर होता है। लास्ट और लेटेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? लास्ट मीन्स आखिरी, और लेटेस्ट ये टाइम बताता है। लेटर का लेटेस्ट होता है, लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो लास्ट का मीनिंग क्या है? आखिरी, और लेटेस्ट मीन जो सबसे रिसेंट है। मैंने उसे पिछले फ्राइडे देखा, लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे। क्या तुमने लेटेस्ट मूवी देखी है? रिसेंट मूवी देखी है? बिल्कुल फाइनल वाली मूवी आई है वो देखी है? तो लास्ट मीन्स कोई सीक्वेंस है उसमें लास्ट, और लेटेस्ट मीन्स सबसे रिसेंट जो आया है, लेटेस्ट कलेक्शन। नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट मीन्स सबसे नजदीक जो है आपके, जो आपके क्लोजेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, सबसे नजदीक को क्या बोलते हैं? नियरेस्ट। नेक्स्ट मीन्स सीक्वेंस में अगला वाला। तो कोई सीक्वेंस है उसमें अगला वाला क्या होगा? उसमें अगला वाला नेक्स्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। लिटिल और स्मॉल का, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। हमेशा याद रखना, जब भी फ्यू और लिटिल लिखा हो इसको कभी भी क्वांटिटी या नंबर के साथ मत लगा देना। इसका कारण क्या है वो भी बता देती हूँ। कभी भी क्वांटिटी शब्द लिखा हो या नंबर शब्द लिखा हो, फ्यू और लिटिल को मत लगा देना गलती से भी। क्यों मत लगाना? क्योंकि हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, फ्यू जो है काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। फ्यू हम उसके साथ लगाते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, लिटिल हम उसके साथ लगाते हैं जिसको हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। तो जब फ्यू काउंटेबल के साथ यूज ही हो रहा है तो नंबर लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नंबर भी काउंटेबल ही है भाई। जब फ्यू काउंटेबल चीजों के साथ यूज ही हो रहा है तो उसका मतलब ही है कि कुछ नंबर होगा, तो इसके आगे नंबर नहीं लगा सकते। लिटिल जब अनकाउंटेबल चीजों के साथ यूज हो रहा है तो इसका मतलब ही है कि कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, तो इसका मतलब क्या है? इसके आगे क्वांटिटी नहीं लिख सकते। मैम अगर लिखना हो तो क्या करेंगे? लिख ही दिया एग्जाम में तो क्या करेंगे? तो उस केस में स्मॉल लगा दो, लेकिन फ्यू और लिटिल को नहीं लगा सकते। क्लियर सभी को? अगला, मच और मैनी में क्या डिफरेंस होता है भाई? मच को
अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, जिसको गिन नहीं सकते, उसके साथ किसको यूज करते हैं, मच को, और जिसको गिन सकते हैं उसके साथ किसको यूज करते हैं, मैनी को। तो मच वाटर, पानी को गिन नहीं सकते तो मच वाटर, मैनी बुक्स, किताबों को गिन सकते हैं तो मैनी बुक्स। तो यहां पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं एडजेक्टिव से। आज तक एग्जामिनेशन में जो जो कॉन्सेप्ट आया है एडजेक्टिव से और जो जो आ सकता है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए सारे वो मैंने आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए। अब हमारी अगली जिम्मेदारी क्या बनती है, अब हमारी अगली जिम्मेदारी बनती है कि हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें इस टॉपिक के कि हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाए। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मेरी जिम्मेदारी आपको याद भी करवाना है। चलो अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। अब हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स का टाइम दूंगी। आप एरर बताएंगे, आप नहीं बता पाएंगे मैं बताऊंगी, और मैं एरर तो बताऊंगी साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है उस कॉन्सेप्ट को रिपीट भी करूंगी। क्योंकि मुझे लगता है जितनी बार मैं रिपीट करूंगी उस कॉन्सेप्ट को उतनी बार आपके दिमाग में जाएगा और उतनी बार आपको याद होगा। तैयार सभी लोग? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयरिंग अ स्वेटर, स्वेटर पहनना बेकार था। एज द डे, क्यों? क्योंकि जो दिन था वो वार्म की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वार्मर होती है। अब क्या हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो या तो सिर्फ वार्म लिख दो, एज द डे ग्रू वार्म, क्योंकि दिन क्या हो गया, वार्म हो गया। और अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो क्या कर दो, एज द डे ग्रू वार्मर, दिन जो है वार्मर होता गया, दिन बाय विद द राइजिंग सन, जैसे जैसे सन राइज करता गया वैसे वैसे दिन वार्म पे वार्म होता गया। तो वार्म भी सही है, वार्मर भी सही है, लेकिन मोर वार्म नहीं लिख सकते, तो सी में एरर हो गया। चलो नेक्स्ट। मैम आशीष सर तो पोल देखते हैं, तो एक बार आज आशीष सर आ रहे हैं मेरे घर, आशीष सर अंकुश सर दोनों आ रहे हैं, कुछ सर तीनों आ रहे हैं इनफैक्ट। तो आज मैं पूछ लेती हूँ आशीष सर से, जैसे ही वो आते हैं, सर आप कैसे पोल देते हो, अब मुझे भी सिखा दो। क्योंकि मैंने जितनी जितनी बार पोल दिया है आप लोगों को वो अटक गया है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं परफेक्शन की क्लास में कि वो पोल अटक जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। आई वुड, आई का मतलब क्या होता है, आई वुड मतलब मैं ऐसा करूंगी। प्रेफरेबली ऑप्ट फॉर अ हाउस रिलेटिवली क्लोजर, कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, इन दोनों शब्दों के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इन दोनों में तो कंपैरिजन ऑलरेडी हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री की क्या जरूरत है। तो क्या लगेगी, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगेगी। इसका मतलब क्लोजर की जगह क्या आएगा, क्लोज आएगा। डी में एरर हो गया। नेक्स्ट। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स मिठाई। जो मिठाई है 2 डिग्रीज कनेक्टेड है एंड से, तो जब भी 2 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कनेक्टेड होती हैं एंड से
तो वो सेम आती है। तो या दोनों को पॉजिटिव करो, दोनों को कंपैरेटिव करो, या दोनों को सुपरलेटिव करो। तो यहाँ पे स्वीटर को स्वीट कर देते हैं। जो मिठाई है बहुत टेस्टी है, बहुत मीठी है, इससे लिए डिलाइटफुल ट्रीट, मतलब खुश कर देने वाली ट्रीट है, मजा आ गया मिठाई खा के। तो कॉन्सेप्ट क्या था, 2 डिग्रीज जब भी एंड से कनेक्टेड होंगी आप उनको हमेशा सेम फॉर्म में ही लिखोगे। नोट्स बनाने हैं बेटा, बिल्कुल बनाने हैं। ग्रामर ग्रंथ के तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब एक बार खुद से लिखोगे सारी चीजों को तभी तो याद होगी। जो माउंटेन ट्रेल है, जो पूरा का पूरा रास्ता है, जब भी 2 एडजेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं, जब भी किसी की 2 खूबियों को कंपेयर करते हैं, तो कैसे कंपेयर करते हैं, मोर शब्द से। मोर फास्ट देन एक्टिव। तो जब भी किसी की 2 खूबियों को कंपेयर करते हैं, मोर लिखते हैं और फिर दोनों की पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। तो क्या आएगा, मोर स्टीप, स्टीपर नहीं स्टीप, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो माउंटेन ट्रेल जो है ज्यादा स्टीप, स्टीप का मीनिंग क्या होता है, खड़ी है ज्यादा, मतलब ज्यादा मुश्किल है चढ़ना, उतनी चैलेंजिंग नहीं है जितनी स्टीप है। फॉर नोविस, नोविस मीन्स न्यू, हाइकर्स मीन्स पहाड़ चढ़ने वालों के लिए। तो आंसर इज बी। द मोर यू एक्सरसाइज, जब भी इस तरह का होता है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आता है। द फास्टर यू वॉक, जितना तेज तुम चलोगे, द सूनर यू रीच, उतना जल्दी तुम पहुंच जाओगे। तो जब भी 2 कंपैरेटिव डिग्रीज को इस तरीके से लिखा जाता है, जब भी दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज को, तो हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द मोर यू एक्सरसाइज बिल्कुल सही है। द स्ट्रॉन्गर योर मसल्स बिकम बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ई। कर दिया महापाप। क्यों किया ये पाप, क्या गलती थी इस बेचारे सवाल की, कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट, जो नया सॉफ्टवेयर है वो 3 गुना, थ्राइस का मतलब है 3 गुना, 3 गुना है। तो इसका मतलब क्या है, जब कंपैरिजन ऑलरेडी कर दिया यहाँ पे, तो क्या मोर लगाने की जरूरत है, नहीं। इज थ्राइस एफिशिएंट, अब यहाँ पे एज लगा हुआ है, एज लगा हुआ है तो दूसरा वाला एज तो लगाना ही पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री की दोनों तरफ एज आता है। तो द न्यू सॉफ्टवेयर इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज द ओल्ड वर्जन, तो पुराने वाले से 3 गुना एफिशिएंट है। बी। दी अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ दिस रिसर्च टीम, इस रिसर्च टीम के जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, जो इन्होंने पाया है, आर मोर नोटेबल, वो ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा नोटेबल हैं, देन ऑफ दैट मार्केटिंग टीम, उस मार्केटिंग टीम के किससे, देन दैट, देन दोज, अकॉम्प्लिशमेंट्स है तो दोज आएगा, देन दोज ऑफ दैट मार्केटिंग। हमेशा 2 सेम चीजों को कंपेयर करते हैं। तो अगर इस रिसर्च टीम के अकॉम्प्लिशमेंट्स कंपेयर हो रहे हैं, तो इस मार्केटिंग टीम के भी अकॉम्प्लिशमेंट्स ही कंपेयर होंगे। तो हमेशा हम 2 सेम चीजों को ही कंपेयर करते हैं। अब अकॉम्प्लिशमेंट्स प्लूरल है तो इसका प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दोस। तो इस टीम के जो अचीवमेंट्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू उस टीम के अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे इसका प्लूरल नाउन है ऑफ से पहले, तो यहाँ पे भी ऑफ से पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन ही लगाना पड़ेगा।
जो डेजर्ट है, जो मिठाई है, वो इतनी टेस्टी है। सो और एज को हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं। एज और एज को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं। हम ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है कि इतनी टेस्टी, उतनी टेस्टी जितनी हमने एनिवर्सरी वाले दिन खाई थी वो वाली मिठाई थी, तो दोनों बराबरी की टेस्टी है। तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो सो और एज तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज ही आएगा। द डेजर्ट इज एज डिलिशियस एज। याद हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स सभी को? द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉय इज इक्वली। इक्वली का मतलब और एज का मतलब सेम ही होता है। इक्वली का मतलब और एज का मतलब सेम ही होता है, तो इक्वली नहीं लगाएंगे भाई। तो जो परफॉर्मेंस है नई एम्प्लॉय की उतनी ही इंप्रेसिव है जितनी सीजन स्टाफ की है, मतलब जो स्टाफ है, जो बाकी लोग हैं, जितनी उसकी है। ऑथर जो एक्साइटेड है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है हिस्टोरिकल फिक्शन को लिखने में, हिस्टोरिकल कहानियों को लिखने में ऑथर एक्सपीरियंस नहीं है। जब भी कोई एडजेक्टिव लगता है उसके साथ उसका प्रपोजिशन लगता है। तो एक्सपीरियंस का तो इन है यहाँ पे, लेकिन एक्साइट का प्रपोजिशन नहीं। एक्साइट का प्रपोजिशन होता है अबाउट। तो जब भी कोई एडजेक्टिव लगाओगे, अगर उसका कोई अलग प्रपोजिशन आता है तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस इन होता है तो एक्साइटेड अबाउट समथिंग होता है, तो इसका मतलब किस में एरर हो गया, बी में एरर हो गया। शेफ ने डिश को कैसा टेस्ट करवाया, अभी हमने पढ़ा था टेस्ट, स्मेल, सी, अपीयर, लुक। इन सब के आगे एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव आता है मतलब क्या आएगा, वंडरफुल आएगा। डिश का टेस्ट कैसा था, बहुत बढ़िया था, लाजवाब था। उसने बहुत सीक्रेट मिर्च मसाले डाले थे उसमें। सी। दी एजुकेटेड, द के साथ एडजेक्टिव लगा है, इसका मतलब सारे के सारे एजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड पीपल क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो मतलब वर्ब प्लूरल वाली आएगी, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, तो एजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी की प्रोग्रेस में। दैट के साथ सो का कॉम्बिनेशन लगता है। द इंस्ट्रक्शंस वर सो कंफ्यूजिंग दैट आई कुड नॉट फॉलो देम। इंस्ट्रक्शंस इतने कंफ्यूजिंग थे कि मैं उनको फॉलो ही नहीं कर पा रहा था। इसी सेंटेंस को टू के साथ बनाना था तो क्या बनाते, जब भी टू और टू आता है तो नॉट अलग से नहीं लिखते क्योंकि टू के अंदर अपना नॉट होता है। तो इंस्ट्रक्शंस वर टू कंफ्यूजिंग टू फॉलो। तो अगर टू के साथ बनाना था तो ये बनता, अगर सो के साथ बनाना था तो ये बनता। प्लूरल के साथ बेटा वर्ब में एस और यस नहीं लगाते। प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आता है। ईस्टर्न मोस्ट तो कोई शब्द ही नहीं होता, या तो ईस्टर्न होता है या ईस्टर्न मोस्ट होता है।
तो जो क्लास थी ईस्टर्न आइडियाज को लेके वो सिखाती है कि कैसे हमें शांत रहना है और हेल्दी रहना है। उसका जो कलेक्शन है स्टैम्प्स का वो उतना ही ज्यादा है जितना तुम्हारा है। तो योर तो एक एडजेक्टिव है भाई, योर लगाओगे तो उसके आगे नाउन लगाना पड़ेगा, योर कलेक्शन। या फिर क्या कर सकते हो, इस योर को योर्स कर दो, यहाँ प्रोनाउन लगा दो जितना कि तुम्हारा है। तो अगर एडजेक्टिव लगा रहे हो तो उसके आगे नाउन लगाओ, नहीं तो यहाँ डायरेक्टली प्रोनाउन लगा दो। तो इस कलेक्शन ऑफ स्टेम्स इज एज एक्सटेंसिव एज योर्स, जितना तुम्हारा है उतना ही उसका है। योर्स का मतलब क्या होता है, तुम्हारा। इज क्यों आया, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कलेक्शन है। ये तो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हम यहाँ इस क्यों आया, मतलब वो एडिटोरियल में नहीं आते। एडिटोरियल में मैं रोज के रोज आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना बताती हूँ कि वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, वर्ब किसके हिसाब से आएगी। दोनों जॉब इंटरव्यूज में जो नजदीक वाला है, दो के कंपैरिजन हो रहा है। जब दो के लिए होता है तो सुपरलेटिव डिग्री तो होती ही नहीं है, दो के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव आती है। तो यहाँ तो दो की बात हो रही है तो मोस्ट कन्वीनियंट तो आ ही नहीं सकता, इज मोर कन्वीनियंट। दो की बात होती है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव तो आती ही नहीं है। सुपरलेटिव तो मोर देन टू के लिए आती है। जो सहारा डेजर्ट है इज वन ऑफ हॉटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, द आएगा। वन ऑफ द हॉटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री जब भी होती है जब कंपैरिजन करके बता रहे होते हैं कि सबसे हॉट है तो द लगाते हैं। अब द यहाँ बीच में आ रहा है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई बीच में आ रहा हो वर्ड, तो हमेशा राइट हैंड साइड में एरर मार्क करते हैं। हमेशा एरर कहाँ मार्क होती है, राइट हैंड साइड। तो किस में एरर मार्क करोगी, सी में। वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट्स ऑन अर्थ। लास्ट में आई आर आ रहा है, इंफीरियर सुपीरियर सबके साथ क्या लगता है, टू। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लैपटॉप इज इंफीरियर टू। अच्छा यहाँ पे भी गलती है, परफॉर्मेंस को मॉडल से कंपेयर नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे। तो आगे क्या ठीक करना पड़ेगा, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लैपटॉप इज इंफीरियर टू दैट ऑफ द ओल्डर वन। तो पुराने वाले की जो परफॉर्मेंस है उससे इंफीरियर, टू दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस से ही कंपेयर करोगे, परफॉर्मेंस को मॉडल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो किस में एरर है, बी में एरर है। समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट सभी को। वो स्पीड और एफिशिएंसी नहीं है जो यूजर्स एक्सपेक्ट करते हैं। इंफीरियर मीन्स खराब क्वालिटी। नहीं बेटा, ऑन अर्थ इज करेक्ट। हेवनली बॉडीज के साथ आर्टिकल द को एलिमिनेट कर सकते हैं जब उनको सब्जेक्ट की तरह यूज ना किया गया हो। अभी हम पढ़ेंगे ये चीज, आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ा, चैलेंजेस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हुए चले गए। कोई एरर नहीं है, सभी पापी हो, महापापी का वर्ड मिलता है। क्या एरर थी इसमें, बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हुए चले गए। नो एरर।
टीम ने 2 वीक्स, जब भी किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है तो वो नाउन अपने सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो 2 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो टीम ने 2 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया एम्प्लॉयज की स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ए में एरर है। द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज ट्वाइस मोर कॉम्प्लिकेटेड, ट्वाइस के साथ मोर नहीं लगाते, तो ट्वाइस एज कॉम्प्लिकेटेड एज द वन इनिशियली थॉट, तो 2 गुना उतना कॉम्प्लिकेटेड है जितना पहले सोचा गया था, जिसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं। बी। एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, तो मूवी उतनी ही डरावनी है जितनी नॉवल डरावनी है, इसलिए मैं उसे खत्म नहीं कर पाई देखना। बी। एक बच्चे का डाउट है, मैं 21 में आ रहेगा, 1 सेकेंड, क्यों आ रहेगा? इज है, प्रोजेक्ट की बात हो रही है, सिंगुलर है बेटा, इज आएगा। चलो, डॉग्स पार्क नहीं होगा, जब भी किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो जो डॉग पार्क है रिवर के पास, वो एक बहुत ही स्पेशियस मीन्स अच्छा खासा बड़ा और सेफ इन्वायरमेंट देता है पेट्स के लिए, कि वो आपस में बात सोशलाइज कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ए। डिटेक्टिव ने केस को अपियर, अपियर लिखा हुआ है, अपियर के आगे एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता। सरप्राइजिंग, डिटेक्टिव को केस कैसा बना दिया? सरप्राइजिंग बना दिया उसने न्यू सबूत के साथ। सी। कॉफीज, जब भी 2 क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं मोर वर्ड का यूज करते हैं, तो मोर स्ट्रॉन्ग देन बिटर, कॉफी स्ट्रॉन्ग ज्यादा है कड़वी से। अपीलिंग किन लोगों को अच्छी लग रही है? जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद होता है उन लोगों को कॉफी अच्छी लग रही है। तो मोर स्ट्रॉन्ग देन बिटर, बिटर मीन्स कड़वा। तो जब भी 2 एडजेक्टिव्स कंपेयर होते हैं हमेशा मोर वर्ड को यूज करते हैं, उसके आगे दोनों की पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। माई ऑल नहीं, ऑल और बोथ के आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है। ऑल माई क्लासमेट्स, जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे वो इम्प्रेस थे साइंस एक्सपेरिमेंट से, और हम सबको तारीफ मिली टीचर से हमारे मिले जुले एफर्ट्स के लिए। ऑल माई। मैम 22 में सो और एज आएगा, एक बच्चे का डाउट है। क्यों आएगा बेटा? मूवी उतनी डरावनी जितनी नॉवल है। एज और एज तो सब जगह सही होता है। एज और एज तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी सही होता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी सही होता है, तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो एज और एज तो कभी गलत होता ही नहीं है। चलो, द जर्नी टू द माउंटेन्स इज 10 टाइम्स एज चैलेंजिंग एज, टाइम्स का मतलब ही होता है कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। डी। रेड रोज इज वन ऑफ द मीन्स बहुत सारों में से एक,
तो वन ऑफ द के आगे हमेशा प्लूरल नाउन आता है। फ्लावर्स, तो जो रेड रोज है वो सबसे ज्यादा सुगंधित फूलों में से एक है गार्डन के। सी, वन ऑफ द मीन्स बहुत सारों में से एक, ईच ऑफ द मीन्स हर बहुत सारों में से हर एक, तो इन सब के आगे हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो क्या है, फ्लावर्स। जो नए वॉलंटियर्स आए हैं उनका जो डेडिकेशन है, इक्वली और एज साथ में नहीं आती, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, तो उनका भी इतना ही तारीफ के लायक है। कमेंडेबल मीन्स तारीफ के लायक है जितना एक्सपीरियंस टीम का था, तो नए लोग भी उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं जितना एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हैं। सी, दैट है, प्रॉब्लम उतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाई। द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कुडंट सॉल्व इट। बी। एक बच्चे का डाउट है मैम यहाँ पर टू और टू भी तो कर सकते हैं, करके देख लो। यहाँ टी डबल और टू करोगे तो क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, तो सी को भी चेंज करना पड़ेगा, डी को भी चेंज करना पड़ेगा। एरर तो हमेशा सिंगल पार्ट में होता है, तो सी और डी दोनों को तो चेंज कर नहीं सकते। इसका मतलब टू और टू वाला पार्ट तो नहीं कर सकते, इससे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सी में भी एरर हो जाएगी, डी में भी एरर हो जाएगी, दो में तो एरर नहीं हो सकती। ये जो पुरानी क्लॉक है वो रिश्ते की तो बात होगी नहीं, क्लॉक्स के बीच में रिश्ता तो होगा नहीं, तो रिलेशन की तो बात हो नहीं रही। एज की बात हो रही है कि ये ज्यादा पुरानी है, ये नई है, तो इज ओल्डर। बी। नहीं, इट नहीं आएगा ना बेटा, टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, इट नहीं लगाते वहां पे। ऑलमोस्ट लगा हुआ है तो ईच तो आ ही नहीं सकता। एवरी, लगभग हर एक बच्चा जो है क्लास में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया फाइनल प्रोजेक्ट में। ए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के टर्म्स में ये जो ब्रांड है कंपैरेटिवली रिलेटिवली दोनों के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है। कंपैरेटिवली गुड, ये जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अच्छा है। डी। बेटा एल्डर तब लगाते हैं जब रिश्ते की बात हो रही हो, ओल्डर तब लगाते हैं जब उम्र की बात हो रही हो, पुराना ही पुराने की बात हो रही है। एवरी स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट हर एक बच्चा, एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो हिज, तो एवरी स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट हिज प्रोजेक्ट, है हर प्रोजेक्ट भी लिख सकते हो, आपको पता है गर्ल है तो। सी। क्यों एवरी में क्या दिक्कत थी, एवरी को ईच क्यों करना चाहते हो, बताओ रीजन बताओ क्या दिक्कत थी एवरी में। जब कोई एरर ही नहीं है तो चेंज क्यों करना चाहते हो। जो डेडिकेशन है, जो लगातार ट्रेनिंग है, इससे जो एथलीट है सुपीरियर का मतलब ही होता है ज्यादा अच्छा तो मोर नहीं लगेगा, वो सुपीरियर हो जाए बाकियों से कंपटीशन में, सुपीरियर। सी।
आई फाइंड दिस पिज्जा प्लेस, ये जो पिज्जा प्लेस है बेटर है बाकी पिज्जा प्लेसेस से शहर में, क्योंकि वो एंड से कनेक्टेड है, दोनों सेम डिग्री में आएंगे। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड यूनिक फ्लेवर्स। सी, जब भी दो डिग्रीज एंड से कनेक्टेड होती हैं वो सेम फॉर्म में आते हैं, यूनिक तो सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में ही आता है, तो ये भी पॉजिटिव फॉर्म में ही आएगा। फ्रेशर को फ्रेश करेंगे। मैम अदर के साथ दा आएगा, एक बच्चे का डाउट है। नहीं, यहाँ पे अदर का मतलब वो नहीं है कि एक में से दूसरा। जब अदर का मतलब एक में से दूसरा होता है कि दो है दूसरा वाला, तब अदर के साथ दा आता है। यहाँ पे अदर का मीनिंग एक में से दूसरा नहीं है, यहाँ पे अदर का मीनिंग बाकी के है। हमेशा याद रखना, जो अदर वाला कॉन्सेप्ट था कि अदर के साथ दा आता है, वो कॉन्सेप्ट कब का था? वो कॉन्सेप्ट तब का था जब दो की बात हो रही है और एक और दूसरा वाला, तो जब आप दूसरे वाले की बात करते हो तब दा अदर लगाते हो। अमंग ऑल द कैंडिडेट्स सरहा डिलीवर्ड द मोस्ट कंपेलिंग मीन्स अट्रैक्टिव, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी उसकी। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री होता है हम आर्टिकल दा लगाते हैं। इंग्रेडिएंट्स मीन्स उसके अंदर का जो सामान है। हाँ, कंपैरेटिवली को ओमिट कर सकते थे, राइट। शी इज द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द आर्ट क्लास। क्या प्रॉब्लम है? सुपरलेटिव डिग्री है भाई, सब बच्चों में से वो टैलेंटेड है, तो अदर तो आता ही नहीं है। अदर कब लगाते हैं? जब कंपैरेटिव डिग्री होती है, जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि इसमें और इसमें ये बेटर है, एक तरफ ये है एक तरफ बच्चे, इन दोनों में ये अच्छी है, कंपैरिजन कर रहे हो तब कंपैरिजन के हटाने के लिए अदर लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का तो मतलब ही होता है सब में से सबसे अच्छा ये है, ये सारे हैं इनमें से एक अच्छा है, तो सारे बच्चे हैं, इन सारे बच्चों में से शी मोस्ट टैलेंटेड है, तो अदर तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। शी इज द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द आर्ट क्लास। हाँ, अगर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होती तो अदर आता, शी इज मोर टैलेंटेड देन लिखा होता, शी इज मोर टैलेंटेड देन लिखा होता। अब यहाँ पे अदर लिखना पड़ता, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, तो उसको बाकी बच्चों से अलग करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे अदर लिखना पड़ेगा। देन ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास। नेक्स्ट, जो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है वो डेटा को प्रोसेस करता है 20 टाइम्स एज क्विक एज। टाइम्स लगाए भाई, पॉजिटिव डिग्री आएगी। सी, उसकी जो अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो ज्यादा इफेक्टिव है मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग से। उसकी अप्रोच है तो मेरी भी अप्रोच होगी, तो उसकी अप्रोच मेरी अप्रोच से ज्यादा इफेक्टिव होगी, तो यहाँ अप्रोच लिखना पड़ेगा या अप्रोच का प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो हर अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ माई प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसकी जो अप्रोच है वो मेरी अप्रोच से ज्यादा अच्छी है, तो दोनों सेम चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा। उसकी अप्रोच को मेरी स्किल से कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी अप्रोच है तो मेरी भी अप्रोच होनी चाहिए, तो डी। आखिरी 10 सवाल है, जल्दी से कर लो, लास्ट 10 क्वेश्चंस। जो विंटर स्काई है वो डैन है, कंपैरिजन हो रहा है, तो ग्रेयर, ग्रेयर देन इन अदर सीजन्स, कंपैरिजन हो रहा है भी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी।
या फिर इस दैन को भी हटा सकते हो, ऑफर अपीयर्स, या फिर इस दैन को हटा ही दो, क्योंकि जब भी ऐसा सिचुएशन होती है हमेशा राइट हैंड साइड वाले में एरर मार्क करते हैं। तो ऑफन अपीयर्स ग्रे इन अदर सीजन्स, कंपैरिजन है ही नहीं। डी में एरर हो गया, अपीयर्स आएगा बेटा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? स्काई। स्काई कैसे अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? एस और एस आएगा। आखिरी 10 सवाल है। कॉफी शॉप नहीं होगा, क्या होगा? कॉफी शॉप। जब भी किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में आता है, और कॉफी तो वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, गिन ही नहीं सकते, तो कॉफी जैसा तो कोई शब्द ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉम इज काइंडर देन एनी अदर कलीग इन हिज डिपार्टमेंट। सही है। ऑफन गोइंग आउट ऑफ हिज वे, मतलब एक्स्ट्रा काम करता है दूसरों की मदद करने के लिए, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। नो एरर, कोई एरर नहीं है। क्या कर रहे हो बच्चे? क्या एरर था इसमें? कंपैरेटिव डिग्री थी, अभी तो पढ़ा था कंपैरेटिव के साथ तो अदर लगता है, तो ये तो सही है। इसमें क्या एरर था? कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो अदर लगता है, तो इसमें तो कोई एरर नहीं था। क्यों? काइंड की काइंडर होती है, मोर काइंड थोड़ी ना होती। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। चलो, स्पेशलाइज का तो प्रपोजिशन है इन, स्किल्ड का कोई प्रपोजिशन ही नहीं है, स्किल्ड एट होता है। तो शेफ जो है स्किल्ड है, हालांकि स्पेशलाइज्ड नहीं है वीगन डिशेस बनाने में। वीगन डिशेस क्या होती है? जिसमें कोई भी मीट ना हो, एग ना हो, मिल्क ना हो, उन तरह की डिशेस को बोलते हैं वीगन डिशेस, मतलब जो एनिमल्स से कहीं से भी डराइव्ड ना हो। तो स्किल्ड के आगे एट लगता है, एट प्रपोजिशन ही नहीं था स्किल्ड का। येट मीन्स फिर, लेकिन, येट मीन्स लेकिन, लेकिन इसमें नहीं है। सराह के दो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं स्कूल्स में, एक मैथ्स है एक हिस्ट्री है, दोनों में एक्सेल करती है, लेकिन उसका जो ट्रू पैशन है वो पहला ये है, दूसरा ये है। तो दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? लेटर। उसका जो ट्रू पैशन है वो लेटर वाले में है, दूसरे वाले में है। डी में एरर है। जितना ज्यादा बातचीत करोगे उतनी अच्छी आपकी स्किल्स बनेंगी, द बेटर। दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री आती है इस तरह के सेंटेंस में। द फास्टर यू वॉक द सूनर यू रीच। जितना तेज तुम चलोगे उतनी जल्दी पहुंच जाओगे, जितना अच्छे से कम्युनिकेट, जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे उतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बन जाएंगी। द कॉफी वॉज मच टू हॉट। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? हॉट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले तो मच टू आता है, ऐसा ही है, कोई एरर नहीं है। नाउन से पहले टू मच आता है।
तो हॉट है, क्या हॉट है, कॉफी हॉट है, नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले तो मच टू बिल्कुल सही होता है। द कॉफी वॉज मच टू हॉट टू ड्रिंक, राइट। अभी कॉफी बहुत गर्म थी कि अभी नहीं पी जा सकती, मुझे वेट करना पड़ा उसके ठंडे होने के लिए, कोई एरर नहीं है, नो एरर। पढ़ ही नहीं रहे हो सेंटेंस को, ऐसे तुक्के मार रहे हो। अगला, द फायर फाइटर ब्रेवली, मतलब बहुत ही बहादुरी के साथ उसने बचाया। चलो, स्केयर्ड ग्रे लिटिल किटन, बताओ कैसे बनेगा। इधर कॉमा, कॉमा हटा देना। स्केयर्ड क्या है, आपका ओपिनियन है उसको लेके कि वो डरी हुई है। ग्रे है कलर, लिटिल है साइज, किटन तो नाउन है। चलो, ओसेस कॉम्प, सबसे पहले क्या आता है, ओपिनियन आता है, साइज उसके बाद आता है, और कलर तो उसके भी बाद आता है। तो क्या हो जाएगा, स्केयर्ड लिटिल ग्रे किटन। तो किस में एरर हो गया, बी में। एक जलती हुई त्यागी हुई बिल्डिंग से उस फायर फाइटर ने उसको बचा लिया। ग्रैंड माँ जो है एल्डेस्ट है हमारी फैमिली में भाई, सबसे ऊपर रिश्ता उनका है। अच्छा, एज भी कर सकते हैं, इज दी ओल्डेस्ट इन आवर फैमिली भी सही है, सबसे ज्यादा एज भी उनकी है। तो यहाँ पे हम दोनों की बात करें, सबसे ज्यादा एज भी उनकी है, सबसे ज्यादा बड़ा रिश्ता भी उनका, दोनों ही सही है। और वो स्टोरीज शेयर करती हैं पास से, तो एल्डेस्ट भी सही है, ओल्डेस्ट भी सही है। आंसर इज बी। आखिरी सवाल सभी के लिए, अलग अलग इकोनॉमीज की जांच करते हुए क्या समझ आया कि जो जीडीपी है इस कंट्री का रिलेटिवली हाई। मजा आया क्वेश्चंस में। तो हमने एडजेक्टिव टॉपिक को लिया था, सारे कॉन्सेप्ट्स को गहराइयों में पढ़ा और उसके 50 क्वेश्चंस कर लिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट्स देखोगे, उसके बाद क्वेश्चंस करना। ऐसे मत करना कि पार्ट 1 पार्ट 2 देखा नहीं, क्वेश्चंस पहले कर लिए, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो हमेशा कोई भी टॉपिक लेते हो, सबसे पहले उसका पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो, और फिर पार्ट 3 पे। यस, ग्रामर ग्रंथ देखना स्टार्ट कर दिया है सभी ने। फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करो ग्रामर ग्रंथ, और जल्दी से उस लेवल पे आ जाओ जिस लेवल पे क्लासेस चल रही है। आई होप मज़ा आया होगा आपको आज के सेशन में। ग्रामर ग्रंथ के नोट्स ज़रूर बनाना बेटा, क्योंकि ग्रामर के नोट्स एक बार तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि सभी लोग ग्रामर ग्रंथ के नोट्स ज़रूर बनाएं। और अब हम मिलेंगे मंडे को, सबसे पहले एडिटोरियल में मिलेंगे। एडिटोरियल करना सभी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हम परफेक्शन में मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़, सभी लोग मेरे साथ 2 सेंटेंसेस बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। सभी लोगों को बोलना है, फील करते हुए बोलना है। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। और एक आखिरी लाइन, थैंक यू गॉड फॉर वट एवर आई हैव एंड फॉर वट एवर आई विल हैव, जो मेरे पास है और जो मेरे पास होगा। यस, नहीं बेटा छुट्टी क्यों है, परसों कोई छुट्टी नहीं है, कल तो संडे है, कल तो आप रिवाइज करोगे क्लासेस को, मंडे को क्लासेस है। सभी को उसने स्केड्यूल देख लिया है ना, अप्रैल का मैंने आप सभी को कंप्लीट स्केड्यूल शेयर किया हुआ है। परफेक्शन 3.0 को ओपन करोगे, उसके ऊपर ही आपको अप्रैल का स्टडी प्लान मिल जाएगा। ऐसे ही आपको हर मंथ का स्टडी प्लान मिलेगा, तो वहां से देख लो किस कौन कौन सी क्लास कब कब है, आपको कोई स्केड्यूल को लेकर डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, चलो
थैंक यू एवरीवन।